सीधे CSS स्टाइल के बारे में, मतलब पूरे डिज़ाइन के बारे में सीखे थे कि फ्रेमवर्क में अगर आपको काम करना रहता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो फ्रंट एंड में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है, एक कंटेंट और एक रहता है डिज़ाइन। तो कंटेंट लिखने के बाद और कंटेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद, कंटेंट यानी कोई भी एक वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग उसके लिस्ट, प्रोडक्ट, इमेज और जो भी जो नेविगेशन बार रहते हैं, फुटर रहते हैं, हेडर रहते हैं, स्लाइडर जो बार रहते हैं, ठीक है। तो आपके वो सारे जो एनिमेशन जो पार्ट रहते हैं और जो भी स्क्रॉल डाउन थे, जो आइकन मेनू थे, जो भी लिस्ट के जो आइकन रहते हैं, वो आपको सारे से सारे जो स्टाइल करने पड़ते हैं, वो अलग अलग स्टाइल करने पड़े। तो वो अलग अलग जो स्टाइल है वो आज हम जाने दें। तो कितने प्रकार के और कितने टाइप के स्टाइल होते हैं जो आप जो फ्रंट एंड में मदद करते हैं और अलग अलग फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी में यूज होते हैं। तो मोस्टली जो ज़्यादा जो वेबसाइट जो होती है दो चीज़ों पर काम करती है, या PHP हो या मोस्टली NPM React.js पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए दो चीज़ पे ध्यान देते हैं कि PHP के लिए अगर आपको स्टाइल यूज करनी हो और अगर React.js पे आपको स्टाइल यूज करनी हो, ठीक, जिससे बेस पे आप यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड तो हम नॉर्मली लिख होते हैं जावास्क्रिप्ट और HTML से CSS से थ्रू से मदद से, जैसे कंटेंट वगैरह जो भी रह जाए, ठीक है। और फूटर हेडर जो हम बात कर रहे थे लिस्ट में, तो उसके लिए आपको HTML जावास्क्रिप्ट एक्शन के लिए आपको क्लिक बटन, ऑन द एक्शन पॉपअप के लिए जावास्क्रिप्ट, और कंटेंट डिजाइन के लिए इमेज वगैरह, वीडियो, फूटर वगैरह के लिए HTML। बाकी हम बात आते हैं स्टाइल के लिए CSS वगैरह के लिए एक्सेट्रा और भी क्या लगेगा उसके आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे सर्च रखते थे कि क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं CSS होते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे जो स्टाइल पे जो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट रहते हैं स्टेटिक वेबसाइट के लिए, नॉर्मल एक पेज या लैंडिंग पेज हो जाए या 5 पेज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। तो CSS में मोस्टली क्या रहता है, आप तो थोड़ी क्लास डिफाइन करते हैं, अटैच करनी पड़ती है। CS में भी दो टाइप के क्लास रहते हैं या तीन टाइप के अपने लिंक को ज्वाइन करते हुए रहते हैं, ठीक है। तो CSS में क्या होता है, CSS में आपको इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल क्लास यूज करने पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तीनों क्लास को ज्वाइन करते हैं या अलग अलग ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ती, बट खाली एक क्लास आपको यूज करनी पड़ती है। चाहे एक्सटर्नल यूज करो, इनलाइन यूज करो, इंटरनल यूज करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी डिफाइन क्लास करनी पड़ती है, क्लास को अटैच करके बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको लाइन बाई लाइन CSS स्टाइल के लिए यूज करना पड़ता है। उसके लिए कोई भी डायरेक्टली जो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी रहते हैं वो यूज नहीं होते हैं, और वो डायरेक्टली आपको एक सिंगल बाई सिंगल पीस ऑफ कोड CSS के लिए यूज किया जाता है। तो CSS एक सिंपल स्टेप रहते हैं, इंडिविजुअल स्टेप रहते हैं, तो जिसके लिए डेस्कटॉप के स्टाइल के लिए और मोबाइल व्यू के लिए स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। तो उसके अलावा जो एडवांस लेवल पे हैं, तो एडवांस लेवल के लिए ये आते हैं बूटस्ट्रैप आते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ गए। तो बूटस्ट्रैप के बाद अब हमारे आते हैं मटेरियल UI आते हैं, मटेरियल UI के बाद आते हैं टेबलिंग CSS आते हैं। तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने वेबसाइट खोली हुई है, तो वेबसाइट के मदद से हम ये जान लेते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। तो बूटस्ट्रैप पे जो मोस्टली जो होती है वो प्री डिफाइंड क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। प्री डिफाइंड क्लास यानी ऑलरेडी जो क्लास बनी रहती है CSS में, वो आपको बूटस्ट्रैप में डायरेक्टली कंपोनेंट के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है कि बस खाली ड्राइव करो, ड्रॉप करो और रेडीमेड आपका स्टाइल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली सिंपल वेबसाइट के लिए अगर आपको डायरेक्टली CSS नहीं लिखना है लाइन बाई लाइन कोड, बस खाली आपको क्या करना है, ये लाइब्रेरी उठानी है इसकी बूटस्ट्रैप की, और उसके बाद वो लिंक को प्रोवाइड करनी है, और लिंक प्रोवाइड करने के बाद आपको पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप जो है वो रेडीमेड मिल जाती है। तो रेडीमेड से क्या होता है, आपका टाइम जो रहता है वो बच जाता है, और आपकी तो CSS तो स्टाइल जो रहती है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो इम्प्रूवमेंट से यह होता है कि तो वेबसाइट
जो रहती है वो एक सिंपल और एक अच्छी डिजाइन की तरह लगती है। ठीक है, हम यहाँ बूस्टर में थे तो बूस्टर में हमें ये समझ में आया कि कैसे CSS का एडवांस लेवल पे हम बूस्टर सीख सकते हैं। तो CSS क्या रहता है, लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ता है, लेकिन बूस्टर में आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप और आपको यहाँ पे जो जितने भी कंपोनेंट है डॉट में डाल दें। ठीक है, और ये डॉट स्टार्टेड यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड में। डाउनलोड में आप डायरेक्टली फाइल भी रख सकते हो, और इंट्रोडक्शन में जाते हैं आपको यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टली लिंक हैं, ठीक है, ये सब लिंक है आपको यहाँ पे HTML से यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट पे भी आपको ये सारे लिंक यहाँ पे नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, और ये डायरेक्टली होते हैं सिंपल वेबसाइट पर विदाउट npm रिएक्ट जेएस यूज करते। ठीक है, आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, npm में भी आपको लिंक डालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको npm की तरह लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो npm की लाइब्रेरी यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा npm i bootstrap। लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, npm i bootstrap चल रहा है 5.3.3। तो ये सारे वर्जन पे तो npm प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको यूटिलाइज करते हैं एकदम रीच सिस्टम पे। तो रीच सिस्टम जो कंपोनेंट रहते हैं वो अलग कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट अलग बेस पे होते हैं। तो कंपोनेंट जो रहते हैं वो एक मान लीजिए टेबल रह गए, बटन रह गए, पॉपअप मैसेज रह गए, फिर उसके बाद नेवर लिंक रह गए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट होता है। रीच सिस्टम होता है आपने रोज और कॉलम के बॉक्स को डिवाइड करने के लिए कि मोबाइल व्यू में आपका कैसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे व्यू में आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या रहता है मटेरियल यूआई। तो मटेरियल यूआई ये दोनों कंसेप्ट है एडवांस कंसेप्ट है, मतलब CSS बूटस्ट्रैप के अलावा जो मटेरियल यूआई है। तो मटेरियल यूआई क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको क्लास देते हैं थ्रू npm के थ्रू। ठीक है, तो npm हम npm के अंदर इसकी लाइब्रेरी प्रोवाइड रहती है, जहाँ पे आपको ये मदद करती है डायरेक्टली CSS के विदाउट CSS और विदाउट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो आपका ये मटेरियल यूआई एकदम डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन वगैरह रहते हैं वो आप इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें हमें ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइड के लिए हमें यहाँ पे तो एडवांस लेवल कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट और जो बिल्डिंग डेस्कटॉप, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये वेब एप्लीकेशन है, तो मतलब जैसे एडमिन से जो रिलेटेड जो एप्लीकेशन रहेगा वो आप इसके जरिए मटेरियल यूआई के जरिए बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पे प्रोफेशनली जो बिल्ड जो एनिमेशन के होवर के लिए जो आजकल की जो वेबसाइट बनी है AI जैसे वेबसाइट बन रही है वो आप मटेरियल यूआई के लिए बना सकते हो। तो डिज़ाइन का तो ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनके कंपोनेंट देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिए हैं, डाटा ग्रिड दिए, चार्ट दिए, प्रीव्यू दिए, डेट टाइम पिकर दिए, CSS वगैरह मटेरियल यूआई पे सब इन्होंने दे दिए है। ठीक, अभी यहाँ हम चलते हैं यहाँ पे टेलविन CSS। तो ये टेलविन CSS एक नया कंसेप्ट आया है CSS के अलावा, फिलहाल बूटस्ट्रैप के लिए भी अलावा। तो टेलविन CSS का ये कहना है कि जो इनके जो कंपोनेंट रहते हैं ये सबसे अलग रहते हैं। तो कंपोनेंट जो इनका रहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट देख लेते हैं। तो कंपोनेंट इनके कुछ ऐसे देते हैं एकदम अलग स्टाइल में, एकदम यूनिक स्टाइल में देते हैं, जहाँ पे आपको एक लेटेस्ट एनिमेशन स्मूथली के जरिए आपको CSS वगैरह जो है वो दिखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी डायरेक्टली CSS यूज होते हैं, ये भी इसका एडवांस लेवल तक पाते हैं। ठीक है, तो एडवांस लेवल के पास के लिए आप लोग यहाँ पे टेलविन CSS के मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि क्या क्या यूज होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन मार्केटिंग के लिए, यूआई के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, फिलहाल टेबल के लिए, फॉर्म लेआउट के लिए और इनपुट के लिए। ठीक है, तो साइन एंड रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म रहते हैं, अपने फिलअप जो फॉर्म रहते हैं वो सब के लिए आप टेलविन CSS का यूआई के लिए मदद कर सकते हैं। फिलहाल जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह हो गए, ठीक है, और भी बहुत कुछ दें, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिलते हैं, तो आप यहाँ से इनकी मदद से ले सकते हैं।
ठीक है। तो फिर बाय पेज एग्जाम्पल है, ठीक है, एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे टेलविन सीएसएस हैं। तो टेलविन सीएसएस जो है वो कैसा क्या है, ठीक है। तो टेलविन सीएसएस का ये फायदा है, ठीक है। तो टेलविन सीएसएस मटेरियल यूआई और फिर आगे जो आपके जो बूटस्ट्रैप है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप और सीएसएस का ये एडवांस लेवल का यहाँ पे आपको मदद मिलेगी। तो सीएसएस जो लेते हैं आपने एकदम टेस्ट लेवल से लेते, ठीक है। तो उससे वो एडवांस लेवल पे बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप के बाद मटेरियल यूआई, तो मटेरियल यूआई के बाद आपका टेलविन सीएसएस कंपोनेंट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी अभी मदद लिया था। तो सेंसिटिविटी हमारा क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी हमारा ये कहते हैं कि जैसे सीएसएस है, ठीक है। तो सीएसएस जो रहता है वो ऑल ओवर प्रोवाइड करते हैं आपने डिजाइन वेब पेज के लिए, ठीक है। जैसे लूज और फिल वेबसाइट दिखाने के लिए ऑल ओवर कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मिलेगा एडवांस और डिसएडवांटेज पे। तो ये अलाउ करता है वेबसाइट को एकदम स्टाइलिश बनाने के लिए और प्योर सीएसएस, नो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, जैसे मैंने बोला था। तो ये भी डायरेक्टली लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ नहीं होती और ये सारे ब्राउजर पे काम करते हैं। फिर यहाँ पे एनिमेशन आपको मदद करने के लिए हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और इससे डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभार जो रहते हैं आपको जो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए स्टार्टिंग तो एंड तक आपको थोड़ी कोड करना पड़ता है। फिर आगे बटन के लिए भी कंपोनेंट के लिए भी कंपोनेंट वगैरह चूज नहीं होता है सीएसएस में, ठीक है। तो ही प्रोवाइड नहीं होता। तो ये लॉजिक है यहाँ पे सीएसएस का डिसएडवांटेज है। बूटस्ट्रैप में क्या, बूटस्ट्रैप में आपको डायरेक्टली मेड यूआई कंपोनेंट मिल जाएगा जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। फ्रेमवर्क के लिए यूज होते हैं यहाँ पे डायरेक्टली रेडी टू यूज कर सकता है बटन फॉर्म मॉडल के लिए और ये चूटनी स्पीकर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहता है, तो ये यूज़ करने के लिए एडवांस लेवल पे बेस्ट रहते हैं। तो फिर इसके डिसएडवांटेज हैं, तो ज़्यादा तो डेवलपर रहते हैं उससे जो कंपोनेंट रहते हैं वो सेम कंपोनेंट रहते हैं, इसलिए वजह से डायरेक्टली तो क्लासेस में वो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बटन हो, एक बटन के एक ही कंपोनेंट को अगर आपको सारे पेज में यूज़ करना है तो वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को आपको डायरेक्टली सीएसएस से थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा बटन का कलर चेंज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेब पेज पे एक बटन सेम हर जगह पे हो, अलग अलग बटन रख सकते हैं अलग अलग कंटेंट के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। मटेरियल यूआई क्या कहता है, मटेरियल यूआई वही कहता है कि ये रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट है, ना इसका बूटस्ट्रैप है ना सीएसएस है। ये डायरेक्टली रिएक्ट जैसा प्रोवाइड किया हुआ इंटीग्रेशन यूआई है, ठीक है, जहाँ पे आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस खाली बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी और सीएसएस का लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि थोड़ा ये सीखने के लिए टाइम लेता है, क्योंकि नया नया करते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है कुछ समझने के लिए, और थोड़ा ये लार्ज टेबल के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और फिलहाल इसके बाद हम आते हैं टेलविन सीएसएस। तो टेलविन सीएसएस एक लो लेवल क्लासेस यूज होते हैं जहाँ पर बिना एचटीएमएल की मदद के लिए हम डायरेक्टली सीएसएस को फॉलो कर सकते हैं, ये इसका कहना है, ठीक है। और फिलहाल सिंगल सिंगल जो प्रोजेक्ट रहते हैं स्टाइलिश जो मटेरियल यूआई रहते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आप एचटीएमएल वगैरह यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली जो देते हैं वो क्लास तो कंपोनेंट यूज होते हैं। तो होप गाइस आपको ये सीएसएस और बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई और टेलविन सीएसएस के बारे में समझ आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे ज़रूर वीडियो तो पूरा देखिए और क्लियर देखिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिएगा और इसको आइकन बेल में क्लिक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।